हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानव में स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव में स्तन ग्रंथियां जो है वो कैसी होती है, उनकी क्या संरचना होती है, क्या उसकी शारीरिक एनाटॉमी होती है, उसे हम इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मानव में स्तन ग्रंथियां। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन। मेमरी ग्लैंड्स, देखो मानव में जो स्तन ग्रंथियां होती है वो मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती है। ये मेल में भी पाई जाती है और फीमेल दोनों में ही उपस्थित होती है। लेकिन मेल्स जो होते हैं उनमें ये अक्रियाशील होती है। कैसी होती है? अक्रियाशील होती है, यानी कि ये कार्य नहीं करती है और इनके अवशेषी भाग जो है वो पुरुषों में देखे जा सकते हैं, उनके छाती वाले भाग में। ठीक है, उनके चेस्ट वाले पार्ट पर। फीमेल्स में जो है ये क्रियाशील होती है। क्या होती है? क्रियाशील होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, स्तन ग्रंथियां जो है ये पूरा जो मैमल्स का जो ग्रुप है, जो स्तनधारी जो ग्रुप है कॉर्डेट्स में, उनका एक विशेष गुण है। तो ये स्तनधारियों का, किसका? स्तनधारियों का विशेष लक्षण है। विशेष लक्षण है। जो मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, उनका ये विशेष गुण होता है कि उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। नाम इसलिए तो पड़ा है मैमल्स। देखो नेक्स्ट, ये जो मैमरी ग्लैंड है, ये जो वर्ड है मैमरी ग्लैंड, ये जो मैमरी ग्लैंड जो वर्ड है ये बना है मैमा से। एक ग्रीक वर्ड है मैमा, ये ग्रीक वर्ड है मैमा, उससे बना है। और मैमा का अर्थ होता है ब्रेस्ट। क्या होता है? ब्रेस्ट। तो उससे ये अर्थ, ये जो शब्द बना है मैमरी ग्लैंड बना है। ठीक है, तो ये विशेष गुण है स्तनधारियों का। स्तनधारी भी तीन तरह के होते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इन सभी में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। आप एक और ज़रूर याद रखना, जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो प्रोटोथीरिया के जो मैमल्स होते हैं, प्रोटोथीरिया जो मैमल्स होते हैं ये भी मैमल्स ही हैं। प्रोटोथीरिया मैमल्स जो हैं उनमें नर और मादा दोनों में ही सक्रिय स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। नर और मादा दोनों में ही सक्रिय। ठीक है, तो प्रोटोथीरियन मैमल्स जो होते हैं उनमें नर हो चाहे मादा हो, दोनों में ही सक्रिय स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनमें एक और ख़ास बात है, इनमें निप्पल्स नहीं पाए जाते। इनमें निप्पल्स, या जिन्हें हिंदी में चूचक कहते हैं, ये नहीं पाए जाते। निप्पल्स इनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, अभी हम ह्यूमन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, मानव में जो ये स्तन ग्रंथियां हैं ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन से बनती है, स्वेट ग्लैंड के रूपांतरण से बनती है। स्वेट ग्लैंड या इसे स्वेद ग्रंथियां हिंदी में कहें, स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से, स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, रूपांतरण से निर्माण। यानी कि ये जो स्तन ग्रंथियां हैं वास्तव में एक प्रकार की स्वेद ग्रंथियां ही है, स्वेट ग्लैंड्स ही है, जो मॉडिफाइड हुई है कुछ अलग कार्य करने के लिए, थोड़ा इसमें रूपांतरण हुआ है केवल। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। किसके मॉडिफिकेशन से बनती है ये? तो ये स्वेट ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो पहली बात, मेल फीमेल दोनों में होती है, लेकिन केवल फीमेल में सक्रिय होती है। स्तनधारियों का ये विशेष लक्षण है। मैमा वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड, जिसका अर्थ होता है ब्रेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं ये मनुष्य में जो है मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में ही ये एक जोड़ी होते हैं।
कैसे होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, लेकिन सक्रिय तो केवल और केवल फीमेल में होते हैं। सक्रिय केवल फीमेल में होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये वक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वक्ष क्षेत्र में, थोरेसिक रीजन में ये पाए जाते हैं। लगभग जो दूसरे नंबर की जो रिब है, सेकंड रिब जो है, सेकंड रिब यानी कि दूसरी पसली से लेकर सिक्स्थ, छठी पसली तक लगभग ये पाए जाते हैं। छठे नंबर की जो पसली है वहाँ से लेकर दूसरे नंबर की पसली से स्टार्ट होकर छठे नंबर की पसली तक लगभग ये पाई जाती है। अलग अलग महिलाओं में, अलग अलग स्त्रियों में इसका आकार अलग अलग हो सकता है और उसका कारण जो है इनमें वो है कि इनमें दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। उस वजह से इसमें दो प्रकार के उत्तक होते हैं। दो प्रकार के उत्तक इसमें पाए जाते हैं। एक उत्तक होता है ग्रंथिल उत्तक। ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथिल है, ग्रंथि है यानी कि ये कोई विशेष पदार्थ का सिक्रेशन करेगा और यहाँ विशेष पदार्थ कौन सा है? मिल्क है, दुग्ध है। मिल्क का ये सिक्रेशन करने वाला ग्रंथिल उत्तक होता है। इसके अलावा इसमें वसीय उत्तक भी पाया जाता है। वसीय उत्तक होता है अत्यधिक मात्रा में और वसा के अत्यधिक जमाव के कारण जो है महिलाओं में इनका आकार अलग अलग हो सकता है। किस वजह से? वसीय उत्तक के कारण। वसा उत्तकों का यहाँ जमाव होता है। जैसे मैंने यहाँ चित्र में ये जो नीले रंग से जो गोले बना रखे हैं, ये एक तरह से वसा उत्तक है। ये जो मैंने बना रखे हैं बहुत सारे, ये सब वसा उत्तक है। अभी मैं इस चित्र को और डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वसा उत्तक है और इनके लगातार बहुत सारा जमाव होने की वजह से जो है इनका आकार जो है अलग अलग महिलाओं में अलग अलग नज़र आता है, ठीक है। तो ये हुई वसीय उत्तक। दो प्रकार के उत्तक, इसमें ग्रंथिल उत्तक जो मिल्क सिक्रेट करते हैं, दुग्ध का निर्माण करते हैं, और वसीय उत्तक जो इसे निश्चित आकार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये स्तन ग्रंथियों की साधारण जानकारियाँ हैं। अब इसे हम चित्र से डिटेल से समझते हैं और भी बहुत सारे इसकी विशेषताएं हैं वो हम समझते हैं। देखो, इसमें बहुत सारे लगभग 15 से 20 विशेष प्रकार के छोटे छोटे विशेष संरचनाएं होती है और इन्हें मेमरी लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमरी लोब्यूल्स कहते हैं, पिंडक कहते हैं। इन्हें मेमरी लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स को हिंदी में पिंडक, ठीक है। इन्हें मेमरी लोब्यूल्स, स्तन पिंडक कहते हैं, मेमरी लोब्यूल्स कहते हैं। जैसे ये मैंने लाल रंग से बहुत सारे बना रखे हैं, ये देखो यहाँ, ये सब मेमरी लोब्यूल्स हैं। ये मेमरी लोब्यूल्स जो होते हैं वो एक स्तन में लगभग 15 से 20 होते हैं। मेमरी लोब्यूल्स कितने होते हैं? लगभग 15 से 20 मेमरी लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इन लोब्यूल्स के भीतर, ये जो लोब्यूल्स है, इन लोब्यूल्स के भीतर जो है बहुत सारे कोशिकाओं का, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह कोशिकाओं का एक पिंड पाया जाता है। जैसे ये बना रखे हैं मैंने बहुत सारे, ये कोशिकाओं के पिंड पाए जाते हैं, कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। ये जो कोशिकाओं का गुच्छा जो है, इस कोशिकाओं के गुच्छे को एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। मेमरी एल्वियोलाई कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उन फेफड़ों में भी एल्वियोलाई पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों वर्ड सिमिलर है, लेकिन इसे अलग करने के लिए हमें यहाँ इसके आगे मेमरी शब्द लगा दे तो और अच्छा रहेगा। इन्हें मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं, मेमरी एल्वियोलाई, मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो लोब्यूल्स होते हैं, उन लोब्यूल्स में जो है बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इन कोशिकाओं के गुच्छे को मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो ये मेमरी एल्वियोलाई जो होती है, ये कुछ इस तरह की होती है, जैसे यहाँ आप इसे समझें, इस तरह कोशिकाएं इसमें पाई जाती है
अंदर कुछ विशेष ग्रंथिल कोशिकाएं होती है और बाहर भी इसके कुछ कोशिकाओं का गुच्छा इनमें पाया जाता है। इस तरह कोशिकाएं इसमें व्यवस्थित होती है और बीच में एक ल्यूमन होती है, गुहा होती है। इस ल्यूमन में जो है मिल्क का सिक्रेशन होता है। इस ल्यूमन में मिल्क जो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स जो होती है क्यूबॉइडल, यहाँ जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हैं अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं ये तो क्यूबॉइडल होती है। कैसी होती है? क्यूबॉइडल होती है। क्यूबॉइडल मतलब हिंदी में घनाकार। कैसी होती है? घनाकार कोशिकाएं होती है, ग्रंथिल घनाकार कोशिकाएं होती है और ये लगातार ऐसे मिल्क सिक्रेट करती है और ये दुग्ध जो है, ये जो मिल्क जो है इस ल्यूमन में एकत्रित हो जाता है, इस ल्यूमन में एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर ये जो बाहर जो परत है, बाहर और कोशिकाओं की परत होती है, ये मायो एपिथेलियल सेल्स होती है। कैसी होती है? मायो एपिथेलियल सेल्स होती है। मायो एपिथेलियल सेल्स ये होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मायो एपिथेलियल सेल्स ये क्या करती है वास्तव में? जब छोटा बच्चा जो है वो माता का दूध जब शक कर रहा हो, जब दूध का चूषण कर रहा है, शक कर रहा है, उस समय जो है यहाँ से कुछ विशेष तरह के आवेग पहुँचते हैं। ये जो निप्पल्स है, इस निप्पल के आसपास भी कुछ जो गहरा जो होता है, वहाँ से कुछ आवेग जाते हैं मस्तिष्क, और मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, समझना इसे, मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर एकत्रित होता है और पिट्यूटरी से ये पहुंचता है मायो एपिथेलियल सेल्स, और मायो एपिथेलियल सेल्स इस समय फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचित होती है, इकट्ठी होती है, यूं ये दबती है, ऐसे समझे। और इनके दबने से, इनके संकुचित होने से ये जो क्यूबॉइडल सेल्स में जो मिल्क है, वो मिल्क जो है वो ल्यूमन में आएगा और ल्यूमन से फिर ये आगे जाने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई है। क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई। और इस एल्वियोलाई में ही मिल्क का निर्माण होता है। मिल्क का निर्माण कहाँ होता है? मेमोरी एल्वियोलाई में, जिसमें भी अंदर जो क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइडल घनाकार जो ग्रंथिल घनाकार कोशिकाएं हैं, वो इसका निर्माण करती है और ल्यूमन में इस मिल्क को डालती रहती है। और मिल्क को आगे सिक्रेट करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए जो है मायो एपिथेलियल सेल्स काम करती है, जो किस हार्मोन के प्रभाव में काम करती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव में काम करती है। अब इसमें आगे नलिकाओं का तंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो अब आप समझो कैसे क्या है। ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, इस एल्वियोलाई से, जैसे इसमें ये जो लोब्यूल्स है, 1 लोब्यूल, 2 लोब्यूल, 3 लोब्यूल्स मान लो, मैंने यहाँ समझाने के लिए सिर्फ ये बना रखे हैं, एक ही सिस्टम बना रखा है। ऐसे सभी होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इन सब का, जैसे ये 1, 2, ये 3, इन सब लोब्यूल से जो मिल्क लेकर आने वाली जो संरचना होती है उसे मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जैसे इससे मिल्क आएगा, ये पहले नंबर की, इससे भी मिल्क आएगा, ये दूसरे नंबर की, इससे भी आ रहा है, ये तीसरे नंबर की। ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाई ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, स्तन नलिकाएं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर बहुत सारी, जैसे ये मैंने 3 ट्यूब्यूल्स यहाँ समझाने के लिए बना रखी है। ये ट्यूब्यूल्स आकर मिलती है और एक बड़ी नलिका बनाती है। 3 ट्यूब्यूल्स, एक यहाँ आकर मिली, दूसरी यहाँ आकर मिली और तीसरी ये मिली इस नलिका में। तो अभी ये जो नलिका है, ये दूसरी जो नलिका आपको नज़र आ रही है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ समझाने के लिए इस तरीके से। ये जो दूसरी नलिका है इसे मेमोरी डक्ट कहते हैं, इसे मेमोरी डक्ट कहते हैं, मेमोरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मेमोरी डक्ट भी कई सारी, जैसे यहाँ 3 से आ रही हो और कहीं से भी आ रही होगी, इस तरह कई सारी जो आ रही है, जैसे ये एक इधर आ रही है, ये आ रही है, ये सब आकर यहाँ मिल रही है। देखो
यहाँ मिल रही है और इससे ये जो मिलने वाली स्ट्रक्चर बनी, ये जो नलिका बनी, इस नलिका को इसे मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह एरो का साइन लगा के समझाने के लिए। इसे मेमोरी एम्पुला कहते हैं, मेमोरी एम्पुला कहते हैं, मेमोरी एम्पुला कहते हैं। ठीक है, अब कई सारी मेमोरी एम्पुला, यहाँ देखो एक ये है, एक ये है, ये मेमोरी एम्पुला भी आकर एक नलिका में मिल जाती है। जैसे ये यहाँ आकर मिली, ये यहाँ आकर मिली। अब ये जो नलिका बनी, इस नलिका को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये सीक्वेंस आपको ताकि समझ में आ जाए। इसे लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, इसे लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। और ये लेक्टिफेरस डक्ट आकर निप्पल्स में खुलती है। ये जो बाहर कुछ विशेष जो बाहर से नज़र आने वाला उभरा हुआ जो भाग होता है, इसे निप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पल, या हिंदी में चूचक इसे कहते हैं, निप्पल। यहाँ ये आकर खुलती है सभी लेक्टिफेरस डक्ट। ऐसे कई सारी लेक्टिफेरस डक्ट यहाँ आकर खुल रही होंगी और ये जो क्षेत्र है कौन सा? निप्पल, वहाँ आकर ये खुलती है, निप्पल में ये आकर खुलती है। यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई। मैं फिर से इसे दोहरा देता हूँ। देखो, इसकी सबसे मेन इसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो तो है एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी एल्वियोलाई में जो है दो तरह की कोशिकाएं होती है, भीतर क्यूबॉइडल सेल्स जो मिल्क का निर्माण कर रही है, और उसके बाहर मायो एपिथेलियल सेल्स जो इसे प्रेशराइज करती है ताकि मिल्क का निर्माण हो जाए। मिल्क जो है वो प्रेशर से बाहर निकले, निर्माण क्यूबॉइडल करता है। ठीक है, उसके बाद में कई सारे जो ये लोब्यूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं स्तनों में। ये लोब्यूल्स मिलकर एक नलिका में खुलते हैं, उस नलिका को मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आकर खुलते हैं मेमोरी डक्ट में। किसमें? मेमोरी डक्ट में। फिर कई सारी मेमोरी डक्ट आकर खुलती है मेमोरी एम्पुला में, और कई सारी मेमोरी एम्पुला आकर खुलती है लेक्टिफेरस डक्ट में, और फिर बहुत सारी लेक्टिफेरस डक्ट आकर बाहर खुलती है, निप्पल में खुल जाती है, और यहाँ से जो है मिल्क आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मिल्क जो है बाहर हो जाता है। ये जो निप्पल जो होते हैं इसमें भी लगभग 15 से 25 लगभग 0.5 mm आकार के छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे। इन छिद्रों की सहायता से मिल्क जो है वो बच्चे के मुख तक पहुंचता है, उनकी सहायता से। तो इस तरह इसमें नलिकाओं का एक जाल है, बहुत महत्वपूर्ण। आपको ये नलिकाओं का ये जो सिस्टम है समझना है। नीट के एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको इससे संबंधित क्रम पूछा जा सकता है, इसको उल्टा सीधा करके, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, आप जो है ये इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये जो सबसे पहले है MT है, फिर MD है, फिर MA है और फिर LD है। तो मत MT, MD, MA और LD, ऐसे बस ये चार आपको याद रखने हैं, MT, MD, MA, LD। ठीक है, MT, MD, MA, LD, MT, MD, MA, LD। ठीक है, इन चार से याद हो जाएगा। ये ट्यूब्यूल्स है, D से डक्ट है, A से एम्पुला है और D से डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट है, और बाहर निप्पल में खुल जाती है। ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ तीन तो वैसे भी कॉमन है, तो TDA याद रखना है, TDA फिर LD, TDA LD, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरह आप इसे याद करोगे। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स की जो है विशेषता जो है मैंने आपको समझाई। साथ में आपको ये भी समझें कि इसके पास का ये जो क्षेत्र है, निप्पल्स के आसपास एक गहरा रंजित क्षेत्र और होता है, डार्क सर्कल जो है और पाया जाता है। इस डार्क सर्कल को एरियोला कहते हैं, एरियोला। ठीक है, निप्पल्स जो होते हैं, इस निप्पल के चारों ओर एक डार्क सर्कल पाया जाता है। इस डार्क सर्कल को, ठीक है, डार्क ब्राउन या डार्क कलर का ये होता है, और इसे एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला, एरियोला, एरियोला कहते हैं। यहाँ बहुत सारे सेंसरी
जो है क्षेत्र है, ये जो है वो सेंसरी क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है जो जब बच्चा जब मिल्क सीक्रेट करेगा, मिल्क सक करेगा, जब मिल्क दूध चूसेगा, उसकी सूचनाएं जो है तुरंत ये सूचनाएं जो है मस्तिष्क तक पहुंचाता है और हाइपोथैलेमस को इसको सूचना देता है, और हाइपोथैलेमस तुरंत ऑक्सीटोसिन का सिक्रेट करता है ताकि मायोएपिथेलियल सेल्स जो है इसके ल्यूमन से ब्लड को प्रेशराइज करके बाहर निकालने का काम करें, और बाहर फिर ये ट्यूबुल से होता हुआ, मेमोरी डक्ट से होता हुआ, एम्पुला से होता हुआ, लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल्स, और निपल से जो है बच्चे के मुख तक पहुंच पाए। तो बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। अगले वीडियो में हम इसकी प्रक्रिया समझेंगे जिसे लैक्टेशन या दुग्ध श्रावण कहते हैं, वो हम समझने वाले हैं, जिसमें भी बहुत बार सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि दुग्ध श्रावण क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, और दूध जो होता है माता का उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कोलेस्ट्रम खीस क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और वो बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को हम, इन सब बिंदुओं को हम डिटेल से समझने वाले हैं अगले वीडियो में। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।